फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए भौतिक विज्ञान अनसॉल्व सीरीज चल रही थी, जिसमें कि 2023 के सभी अनसॉल्व कंप्लीट हो चुके थे, 2025 के 2 अनसॉल्व कंप्लीट हो चुके थे और तीसरे अनसॉल्व का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। तो आज दूसरे पार्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 डा से है, पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी पतले लेंसों के लिए हमको क्या ज्ञात करना है? लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करना है। लेंस मेकर का मतलब है जाकर हमको ज्ञात करना है 1/में एफ बराबर में n-1 1/में r1 माइनस का 1/में r2। इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र जाकर। तो देखते हैं, माना एक उत्तल लेंस है जो कि पतला है और इसकी मोटाई स्मॉल टी है तथा इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है? n है और इसे वायु में रखा गया, यानी इस साइड में भी वायु है और इधर में भी वायु है जाकर रखा गया है, जाके पतला लेंस है। इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से स्मॉल u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पर टकराती है। फिर अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो पहले पृष्ठ से जो अपवर्तन होता तो ये कहां पर मिलती आके आई डैश, लेकिन दूसरा भी पृष्ठ होता है लेंस में, क्यों? लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं। फिर दूसरे पृष्ठ से फिर अपवर्तन होगा। अब उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना, तो यहां से ले जाकर अब कहां बना देगी? फाइनल प्रतिबिंब आई पर बना देगी। अब फाइनल प्रतिबिंब है, इसकी डिस्टेंस जो है जाकर वो दूसरे पृष्ठ से कितनी है? बी है, और आई डैश की डिस्टेंस पहले पृष्ठ से है वो कितनी है? बी डैश है जाकर। अब ये पोल P1 है, ये पोल P2 है। करना क्या है? एक बार पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाना है और एक बार दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाना है, हल कर लेना है, आंसर आ जाए। तो देखते हैं, माना एक उत्तल लेंस है जिसके दोनों ओर माध्यम समान है और दोनों ओर माध्यम है क्या? वायु है। पतले लेंस की मोटाई स्मॉल टी है तथा अपवर्तनांक स्मॉल n है। लेंस वायु में रखा है जाकर। माना एक वस्तु O है जो कि u दूरी पर रखी है जाकर। तब पहले गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, यानी पहले गोलीय पृष्ठ पर हम क्या लगा रहे हैं? अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं। तो हो जाए, देखिए होता क्या है, n/b माइनस 1/u बराबर होता है n-1/r जाकर। अब पहले पृष्ठ को हम देखते हैं, तो पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश पर, तो यहाँ पर हम बी डैश ले आए हैं, तो n/b डैश हो गया, माइनस ये 1/u रहा, बराबर n-1 है, पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? r1, समीकरण नंबर 1 डाल दी है जाकर। अब ध्यान ये रखेंगे, यहाँ तो जो प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही थी? कांच में जा रही थी। पहले पृष्ठ लिया, दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? कांच से वायु में जाएगी, यानी अपवर्तनांक अब उल्टा हो जाएगा। अगर पहले अपवर्तनांक n प्रयोग किए, अपवर्तनांक कितना प्रयोग होगा? 1/n, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो दूसरे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से जाकर देखिए, यहां आता है n/b, बी है फाइनल प्रतिबिंब, तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा फाइनल प्रतिबिंब कहां पर बना है? आई पर, जिसकी दूरी कितनी थी? बी थी। और हम बताए थे अभी कि पहले प्रकाश किरण जा रही थी वायु से कांच में, अब जा रही है कांच से वायु में, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं जाकर और एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो n की जगह पर यहाँ पर 1/n प्रयोग कर लिए, माइनस अभी जो दूरी वहां पर थी जाकर वो पहले पृष्ठ से बी डैश दूरी थी जाकर, और जबकि अपवर्तन किससे अब ले रहे हैं? दूसरे गोलीय पृष्ठ से जाकर, तो लेंस की मोटाई है वो t कम करके लेंगे इसमें से, तो b डैश माइनस का t हो जाएगा बराबर 1/n-1। दूसरा पृष्ठ है इसलिए r2 ली है, समीकरण नंबर 2 जाकर। पतले लेंस के लिए t का मान b के सापेक्ष बहुत छोटा होता है, यानी t देखिए पतला लेंस है तो t का मान b के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम छोड़ देंगे। देखिए b होगा बहुत बड़ा होगा, जबकि लेंस हम पतला लिए हैं तो उसका मान बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए t को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ 1/n है, यहाँ पर b ऐसा ही रहा, माइनस ये 1/b डैश हो जाएगा, 1/n है -1, ये r2 है।
अब an से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। जब गुणा करेंगे तो an से n कट जाएगा, क्योंकि गुणा और भाग वाली चीज कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1/b माइनस, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर n आ जाएगा, यानी 1 माइनस n बचेगा, नीचे क्या होगा r2 जाकर है। तो ये 1/b माइनस n/b डैश बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा n-1/r2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 बात 3 से समीकरण 1 और 3 को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे जाकर तो n/b डैश का टर्म यहाँ से और वहां से दोनों में कट जाएगा, n/b डैश वाला टर्म यहाँ से बचेगा 1/b माइनस वहां से बचेगा 1/u, समीकरण नंबर 1 से बराबर n-1 कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, क्योंकि दोनों यहाँ भी n-1 है वहां भी n-1 था, तो बचेगा 1/r1 माइनस का 1/r2, समीकरण नंबर 4। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब वस्तु की दूरी u है, इसको क्या लिख देते हैं, अनंत, और प्रतिबिंब की दूरी ये है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, फोकस, तो इसको लिख दिए फोकस जाकर, यानी फोकस दूरी के बराबर। ये n-1 ऐसा ही रहा, ये सेम ऐसे ही रहा जाकर, ये 1/f रहा, 1/, में अनंत, देखिए 1/, में अनंत का मान होता है 0 जाकर, तो यहाँ पर ये मान 0 हो गया, तो बचेगा 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/, में r1 माइनस का 1/, में r2। यही लेंस मेकर सूत्र है पतले लेंसों के लिए जाकर। प्रश्न संख्या 5 का देखते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है जाके। तो सबसे पहले हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। उपर्युक्त आरेख की सहायता से चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत समझाइए, यानी एक आरेख बनाना है और आरेख की सहायता से चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत समझाना है। इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है और सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाना है वो हमको लिखना है जाकर। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जाकर। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कुंडली के तल के समांतर होती हैं, यानी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें स्थित बल रेखाएं हमेशा कुंडली के तल के समांतर हो, तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत देखते हैं। जब किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो उस पर कार्य करने वाला बलागुण, तो बलागुण कितना होता है, टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा जाकर, सैनी समीकरण नंबर 1 जाकर। चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, त्रिज्य। त्रिज्य का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कुंडली ऐसी है जाकर तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा होगा जाकर, तो ये तो हो गया बी वेक्टर जाकर। अब यहाँ पर आता है क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश के तल के लंबवत होगा, यानी ए वेक्टर यहाँ पर होगा, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा 90 डिग्री जाकर, वही यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री ली है जाकर। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए कुंडली के भीतर नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड रखी जाती है, यानी जिससे चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य बना रहे, तो उसके लिए क्या करें, नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड रखी जाती है। इस स्थिति में कुंडली के तल पर अभिलंब, अभिलंब की बात किसकी हो रही है, ए वेक्टर की, सदैव बी वेक्टर से लंबवत होता है। जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो टाउ बराबर NIAB साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB समीकरण नंबर 2। आगे देखते हैं, यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ी दृढ़ता यानी टॉर्जनल रिजिडिटी C हो तथा पत्ती में ऐंठन फाई हो तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा C फाई समीकरण नंबर 3। थोड़ा समझ लेते हैं ये फाई क्या है। जैसे इस तरह से है जाकर कोई तार जाकर और हम इस तरह से इसको ऐंठते चले जाएं तो जो कोण इसकी परिधि पर घूमेगा वही हमारा कोण है फाई जाके, जिसको हम ऐंठन कहें जाकर। ठीक, ये मरोड़ी दृढ़ता है जिसको C कहते हैं। और प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण का मतलब क्या है, जब इसको मरोड़ देंगे जाकर तो ये फिर अपनी वापस स्थिति में आने का प्रयास करेगा,
वापस जिस स्थिति में आने का प्रयास करेगा उसी को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जाकर। यानी वापस आने में जो बलयुग्म कार्य करेगा तो उसका आघूर्ण कहलाएगा प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। जैसे प्रत्यानयन बल क्या होता है, जो अपनी अवस्था में किसी चीज को पुनः लाने का प्रयास करता है तो ऐसा बल कहलाता है प्रत्यानयन बल जाकर। तो ये तो विक्षेपक था जिसने ऐंठ दी थी सुई, और ये प्रत्यानयन बलयुग्म है, ये सुई को वापस उसी स्थिति में ला रहा है, तो दोनों बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो हो जाएगा NIAB बराबर में C फाई जाकर। तो यहां से I का मान निकाल लीजिए, तो I बराबर हो जाएगा C अपान में NIAB और बाहर फाई हो जाएगा। C अपान में NIAB इसको लिख देते हैं K, और इसको कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस पर ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो I बराबर हो जाएगा K फाई, या फिर कह सकते हैं I समानुपाती क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विक्षेप या तार में ऐंठन बढ़ती जाएगी, या फिर जैसे जैसे हम ऐंठन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। अब धारा मापी की सुग्राह्यता की बात करते हैं। तो सबसे पहले धारा सुग्राह्यता देखते हैं। तो धारा सुग्राह्यता का सूत्र होता है NAB अपान में C। यहां देखते हैं वोल्टेज सुग्राह्यता का सूत्र तो होता है NAB अपान में CR जाकर। तो देखिए NAB अंश में है दोनों जगह पर, यानी NAB का मान बढ़ा दें तो धारा सुग्राह्यता भी बढ़ जाएगी और वोल्टेज सुग्राह्यता भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी जाकर। तो वही यहाँ पर है, धारा मापी की सुग्राह्यता NAB का मान बढ़ाकर तथा C का मान घटाकर, इसलिए C है हर में जाकर, तो C का मान जितना कम होगा SI और SB का मान उतना ही ज्यादा होगा जाकर। तो C का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है जाकर। ऐसे ही R का भी मान कम रखेंगे तब SB बढ़ेगा, क्योंकि R किसमें है, भाग में है। प्रश्न संख्या 5 खा देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वो भी प्रत्यावर्ती धारा का है। इसका मतलब क्या दिया है, I0 दिया गया है तथा आवृत्ति यानी EF दी है। इसके दो चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। यानी दो इसके चक्र हैं, उनको हमको ग्राफ बनाना, उनके लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, यानी IRMS क्या होगा, इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी जब 0 से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जाएगा तब कितना टाइम लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं, I0 बराबर दिया है 14.14 एम्पियर जाकर है, EF बराबर दिया है 50 हर्ट्ज जाकर, तो IRMS बराबर होता है I0 अपान में √2 जाकर है। मान हमको चाहिए IRMS का और I0 का मान दिया है, तो I0 का मान रखे हैं 14.14, √2 का मान होता है 1.414। जब यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 एक बढ़ जाएगा, तो IRMS बराबर आ जाएगा 10 एम्पियर जाकर। ये प्रत्यावर्ती धारा का चित्र है जाकर। जब आवर्तकाल T होता है तब इसका एक चक्कर पूरा होता है, तो यहां से जब जाएगी जाके तो T/4 पर ये अधिकतम होगा, फिर T/2 पर न्यूनतम, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर 0, फिर ऊपर वाली दिशा में अधिकतम, फिर 0, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम, फिर दूसरी दिशा से यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हर T/4 के बाद इसमें परिवर्तन होगा, यानी हर T/4 में या तो 0 से अनंत अधिकतम होगा और या फिर अधिकतम से 0 होगी जाकर। ये ग्राफ होता है प्रत्यावर्ती धारा का। अब देखिए यहाँ पर शून्य है, तो शून्य से अधिकतम जाने में यहां से यहां तक का समय कितना है, T/4 है जाकर। तो शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में लगा समय बराबर में T/4 जाकर है। T क्या है, आवर्तकाल, जबकि हमको आवर्तकाल नहीं दिया है, हमको दिया है आवृत्ति जाकर। तो T बराबर होता है 1/EF, यानी आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, और EF का मान हमको दे रखा है, तो इस T की जगह पर 1/EF रखेंगे, तो हो जाएगा 1/4F बराबर, ये हो जाएगा 1, ये 4 है, EF का मान 50 दिया, हल करेंगे तो 0.05 सेकेंड आ जाएगा जाकर। यानी इतने समय में जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगी जाकर। अथवा वाला क्वेश्चन इसका देखते हैं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम
ई नॉट बराबर है 150 न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई नॉट यानी विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, तथा आवृत्ति है वो न्यू बराबर है 50 मेगाहर्ट्ज जाकर। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी वी नॉट ज्ञात करना है, कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा ज्ञात करनी है जाकर, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा ज्ञात करनी है जाकर। तो देखते हैं ई नॉट बराबर होता है बी नॉट इंटू में सी। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर में यही कुछ मेन सूत्र हैं जाकर, और बहुत आसान सूत्र है, और इन पर लगभग हर साल कोई ना कोई 1 या 2 नंबर में सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से समझें इसे। ई नॉट बराबर होता है बी नॉट इंटू में सी जाकर। ई नॉट का मान 150 है, वी नॉट हमको कैलकुलेट करना है, और सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 है। तो ये वाला टर्म इसके भाग में चला जाएगा, तो आ जाएगा बी नॉट बराबर हो जाएगा 150 और भाग में 3 गुणा 10 की घात 8। जब हल करेंगे तो बी नॉट आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -7, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जाकर, या फिर टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन या 2 पाई न्यू। तो 2 ऐसा ही रहा, पाई का मान है 3.14, न्यू क्या है आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज दी है, तो ये 50 हो गया। मेगाहर्ट्ज को जब हर्ट्ज में बदलेंगे तो 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे। जब हल करेंगे तो 3.14 गुणा 10 की घात 8 रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा जाकर। नेक्स्ट न्यू बराबर होता है सी अपान में लैम्डा। तो यहां से जब लैम्डा यहां लाई तो न्यू कहां चला जाएगा भाग में, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपान में न्यू। सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 है, और न्यू क्या है 50 गुणा 10 की घात 6। जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.06 गुणा में 10 की घात 2 जाकर, फिर नीचे आ जाएगा 6 मीटर जाकर। प्रश्न संख्या 5 गा देखते हैं। विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण लिखिए जाकर। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक चालन धारा होती है, एक विस्थापन धारा होती है। चालन धारा तब उत्पन्न होती है जब कोई चालक का कण यानी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन गति करता है, तब आती है चालन धारा जाकर। और विस्थापन धारा तब उत्पन्न होती है जब विद्युत क्षेत्र में हम चेंज करते हैं, यानी जब परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र होता है तब जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। और ये एक आभासी धारा है जाके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं फाई बराबर होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, गॉस का प्रमेय कहता है। यहां से क्यू का मान निकालते हैं, तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई, ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा गुणा में जाकर, तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई गुणा में एप्सिलॉन नॉट जाकर। अब धारा बराबर होता है आवेश का परिवर्तन समय के साथ, यानी आवेश परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो आईडी बराबर लिख लिए हैं डी क्यू अपान में डी टी बराबर डी ओवर डी टी ऐसे रहने दिए हैं, और क्यू का मान कौन सा लगाए हैं, क्यू बराबर क्या है फाई और इंटू में एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट हो गया है जाकर। अब देखिए अवकलन या समाकलन हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का कभी नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जाकर, 8.85 मान होता है इसका, तो ये तो आ गया है बाहर निकलकर। तो ये डी ओवर डी टी किसके साथ आएगा, फाई के साथ, यानी आई डी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और डी फाई अपान में डी टी जाकर। तो ये विस्थापन धारा का सूत्र हो जाएगा। अब एम्पियर का परिपथीय नियम देखते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम था क्लोज पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर बराबर में था म्यू नॉट आई जाकर, जहां आई जो था जाकर वो योग होता है किसका, आईसी प्लस में आईडी का, यानी चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होता है। तो भाई यहां पर हम लिख दिए आईसी प्लस में आईडी जाकर। अब म्यू नॉट की पहले आईसी से गुणा कर रहे हैं, तो म्यू नॉट हो गया है, आईसी हो गया, म्यू नॉट हो गया, आईडी हो गया है। आईसी तो ऐसे ही रहेगा और आईडी का मान ये रख जाएगा जाकर, यानी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और डी फाई अपान में डी हो जाएगा। यह संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण है। ये क्या है, संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण है, जिसे एम्पियर मैक्सवेल का
संशोधित नियम भी कहते हैं जाकर। प्रश्न संख्या 5 घ देखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? एक तो सबसे पहले हमको बताना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। दूसरा, पोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश तथा पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले आते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को समझते हैं। तो वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं। देखिए, जैसे ये तरंग जा रही है और विद्युत वेक्टर के कंपन जो हैं इसके लंबवत हैं, यानी इस दिशा में है जाकर, इस दिशा में है जाकर, ऐसे है जाकर, और केवल एक दिशा में है, तो हम इस प्रकाश को क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। फिर ध्यान सुनते हैं, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत तल में, तो संचरण यानी इधर हो रहा है और इसका लंबवत तल कौन सा होगा? ये ऊपर नीचे वाला लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं। तो ये एक डायरेक्शन में बना दिए हैं सब। तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है जाकर। अब पहचान कैसे करते हैं उसको देखते हैं। प्रकाश की पहचान कैसे करते हैं? पोलराइड के द्वारा। तो नंबर 1 देखते हैं, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में किसी भी स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा जाके। देखिए, अगर पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमा दें, पूरा एक चक्कर घुमाने का मतलब क्या है? 360 डिग्री का कोण घुमा दें जाकर, तो देखते हैं कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा जाकर। अध्रुवित प्रकाश का मतलब यह है जिसके कंपन सभी दिशाओं में होंगे जाकर, इस दिशा में जाकर, यानी हर दिशा में तीव्रता पूरी है, किसी भी दिशा में तीव्रता कम नहीं है, तो ऐसा प्रकाश कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। दूसरा देखते हैं, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार तीव्रता शून्य हो जाती है तो दिया गया प्रकाश क्या होगा? पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होगा जाके। देखिए, एक तो जीरो की स्थिति है, 90 है, यहाँ पर 180 है और 270 है। बैलस का नियम कहता है जाकर आई बराबर में I0 होता है, cos स्क्वायर में थीटा होता है जाकर। अगर यहाँ पर पहले 0 रहेंगे तो cos 0 का मान 1 होगा, यानी उस समय तीव्रता अधिकतम मिलेगी जाकर। फिर 90 लेंगे तो cos 90 का मान 0, तो यहाँ पर तीव्रता 0 मिलेगी। यहाँ पर 180 तो cos 180 अंश का मान -1 होता है, वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ भी अधिकतम है, यहाँ भी अधिकतम, 2 बार अधिकतम मिल गई और यहाँ 0 मिली। फिर 270 लेंगे तो cos 270 का मान 0 होता है, यानी यहाँ 0 मिले। यानी एक पूरा चक्कर घुमाए तो देखते हैं कि 2 बार तीव्रता अधिकतम हुई है और 2 बार तीव्रता शून्य हुई है जाकर। तो ऐसा प्रकाश कैसा होगा? पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, हम ये पहचान जाएंगे। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं, देखिए तीसरी स्थिति में एक जब पूरा चक्कर घुमाएंगे तो परिवर्तन तो होगा तीव्रता में, लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होगी। जब शून्य नहीं होगी तब हम समझ जाएंगे ये प्रकाश कैसा है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश है जाकर। तो देखते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है, तो प्रकाश कैसा है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है जाकर। प्रश्न संख्या 5 डा देखते हैं, सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का कार्यफलन कितना दिया है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी, यानी लैम्डा बराबर कितना है? 3300 एंगस्ट्रॉम। जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -10 से गुणा कर देते हैं। ई के मैक्सिमम यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क लिख लिए हैं। डब्ल्यू बराबर यानी कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दे रखा है, ये नोट कर लिए हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहता है कि जो फोटॉन गिरता है तो वह उसकी ऊर्जा 2 रूपों में व्यय होती है। एक तो कार्यफलन यानी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में,
और दूसरा जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उनको गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी hν बराबर हो जाएगा W प्लस में E के EMAX जाकर मैक्सिमम। अब हमको इसका मान चाहिए तो W इधर लाऊं तो माइनस में हो जाएगा, तो hν माइनस का W हो जाएगा। न्यू बराबर होता है C अपान में लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है? C अपान में लैम्डा। यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा HC अपान में लैम्डा। माइनस का W है तो W ऐसा ही रहेगा। सबके मान लगा देंगे। H का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। C होता है प्रकाश की चाल, तो 3 गुणा 10 की घात 8 लगा दिए हैं। लैम्डा 3300 गुणा में 10 की घात माइनस 10 लगा दी। ये मान आएगा जूल में, जबकि कार्यफलन को किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब हल करेंगे जाकर तो आएगा जाकर 3.75 और 1.9 कार्यफलन है। जाकर जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E के EMAX बराबर 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी ऊर्जा वाले जो गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उत्सर्जित होंगे जाके, या फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाकर। इसी के साथ तीसरे सेट का दूसरा पार्ट एंड होता है। तीसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा।